मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख। इन्हीं लाइनों के साथ हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी में आपका सभी का स्वागत करते हैं। EVS पर्यावरण या सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो के, इसलिए उठाइए नोटबुक और कलम और इन प्रश्नों को नोट जरूर कीजिए। और वीडियो के अंत में हम आपके इम्पॉर्टेंट जो कमेंट बॉक्स में कमेंट प्राप्त हुए हैं, पूजा व्यास जी का है और अनुज ओमरे जी का है, विपुल ओमरे जी का है, आर्ट बाई प्रगति जी का है और ये शिवानी गुप्ता जी का कमेंट प्राप्त हुआ है हमें, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक लेकर के रेडी होंगे तो लीजिए आपकी स्क्रीन पर 251 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, एक्सप्लेन जो डिटेल बताएं उनको देखिएगा। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। यहाँ पर वर्ड होगा ऊर्जा स्थानांतरण, यानी ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना उसकी बात हो रही है। तो ए ऑप्शन देखिएगा, भूगर्भ से धरातल की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर। सी विकल्प है एक जीव से दूसरे जीव या दूसरे प्राणी में, नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरी जीवों को। तो ऑप्शन आपने देख लिए हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन की बात कर रहा है और किसके द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण होता है, तो राइट ऑप्शन इसका पहचानने से पहले आप देखें, यानी फूड चेन जो होती है एक घास है, घास को शाकाहारी प्राणी खाता है, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, यही तो फूड चेन है। खाद्य श्रृंखला यही है ना। तो इसमें जो एनर्जी फ्लो है, ऊर्जा का स्थानांतरण है, वो क्या हो रहा है, एक बायोटिक से दूसरे बायोटिक में, यही तो हो रहा है, यानी एक जीव से दूसरे जीव में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। पहचान चुके होंगे फूड चेन को, खाद्य श्रृंखला को। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा, ध्यान से नोट करते जाइएगा। परभक्षण की निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होगा। ध्यान से, ऐसे कुछ भाषाई प्रश्न हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन आसानी से आ जाएगा आंसर अगर आप धैर्यता के साथ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो ये परभक्षी समझ रहे होंगे, यानी किसी दूसरे पर आश्रित होंगे भोजन के लिए। तो देखिएगा, सिंह और हिरण, सर्प और मेढक, छिपकली और कीट, उल्लू और चूहा, ये विकल्प हैं। यानी अपने परभक्षी या जो उस भोजन पर सबसे अधिक नियंत्रण किसका होगा। यानी शेर अगर हिरण का शिकार करता है तो क्या हिरण पर सबसे अधिक कंट्रोल दिखने को मिलता है आपको, या छिपकली जब कीट को पकड़ती है तो क्या उस पर कंट्रोल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर गौर करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी विकल्प सही है, छिपकली और कीट। छिपकली क्या है, परभक्षण है, वो किसका भक्षण करती है, वो कीट का। तो कीट पर छिपकली का बहुत अधिक नियंत्रण है परभक्षी का, हिरण, मेढक और चूहे की अपेक्षा। कंफर्म है। इन चार विकल्पों को ध्यान से देखिए तब आंसर तक पहुंच जाएंगे आप। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 253 नंबर का, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र, जो अर्थ है उसमें बिगेस्ट जो इकोसिस्टम है उसकी बात करनी है हमें। बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। तो इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र आपको अच्छे से पता है, हमने क्लास में डिफाइन भी कर चुके हैं। यहाँ पर लिथोस्फीयर तो होगा नहीं, क्लियर है। जलमंडल, जीवमंडल और बायोम आपको डाउट लग रहा होगा, तो देखिएगा हमें यहाँ पर आपको सुना होगा टुंड्रा वन बायोम सुना है, डेजर्ट मरुस्थल वन बायोम सुना है। तो ये विशालतम नहीं होने वाला, तो ए भी कट। और अब देखें, ये देखिए जीवमंडल यानी बायोस्फीयर, और ये है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में आपका सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो प्रशांत महासागर है, लेकिन इसके कंपैरिजन में देखें तो डी ऑप्शन सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये आपका पूरा बायोस्फीयर को ले रहा है इसमें, चाहे वो समुद्र में जीवन हो, चाहे वो जमीन पर हो, या आपके कहीं भी जो बायोटिक फैक्टर है उस संपूर्ण को डिफाइन कर रहा है बायोस्फीयर। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन है इस समय, तो इसका डी ऑप्शन सही है। क्लियर है। अगला प्रश्न 254, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण, इकोसिस्टम का जो क्रिएशन है, निर्माण है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। सामान्य ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं धैर्यता के साथ पढ़िए और सुनिएगा। ए ऑप्शन, एक जीवंत समुदाय यानी बायोटिक फैक्टर और उसका एनवायरमेंट यानी अबायोटिक फैक्टर। बी विकल्प, किसी क्षेत्र के सभी पौधे तथा जंतु, पौधे और जंतु मतलब बायोटिक फैक्टर।
सी ऑप्शन किसी क्षेत्र को मांसाहारी तथा शाकाहारी यानी कॉर्नी और हर्बीवोर्स, और यहाँ पर डी ऑप्शन है किसी विशेष क्षेत्र के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी ये प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए और डिकम्पोजर हो गए। तो ये आपके ऑप्शन है। और इसका क्या कहना चाहता था प्रश्न, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन ही मिला है, जिसमें बायोटेक और अबायोटेक दोनों फैक्टर ही तो मिलकर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, यानी इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। तो जीवंत समुदाय मतलब क्या, बायोटेक फैक्टर, और उसका एनवायरनमेंट मतलब अबायोटेक। एनवायरनमेंट में वायु, जल, मिट्टी यही तो आ जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है 255, पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है। तो इकोसिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, देखिए ऑप्शन ए किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर करता। बी ऑप्शन किसी क्षेत्र के सभी पौधे तथा पशु। सी ऑप्शन कोई विद्यमान समुदाय और उसका प्रवेश। डी ऑप्शन किसी क्षेत्र को मांसभक्षी और शाकभक्षी। मांसभक्षी मतलब कॉर्निवोर्स, शाकभक्षी मतलब हर्बीवोर्स। तो ये आपके चारों ऑप्शन हैं। इसका आंसर आपको ऊपर वाले प्रश्न में भी जहां तक मिल चुका होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी, कोई विद्यमान समुदाय मतलब क्या, कम्युनिटी, और जो आपका उसका प्रवेश हो, यानी कोई भी ऐसा समुदाय जो जैविक है वो आपका, और उसका एनवायरनमेंट, कम्युनिटी जो है आपकी जैविक ही होंगी, हमारी कम्युनिटी है या कोई जानवर की हो, पौधों की हो, तो ये कम्युनिटी कहलाती है, और उसका एनवायरनमेंट। तो 255 का राइट ऑप्शन होगा सी विकल्प। पहचान चुके होंगे। अगला प्रश्न 255 के बाद नंबर है 256 का। तो ये देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, और सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाला शर्करा, एटीपी, ये चार ऑप्शन हैं। आपको हमने क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इकोसिस्टम, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो या वाटर इकोसिस्टम हो, ये सभी के सभी एक्टिव किससे होते हैं, एनर्जी किससे प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम एनर्जी प्रदाता इस धरती पर, इस ग्रह पर, एकमात्र गोले पर, आपकी अर्थ पर, या सभी के सभी इस धरातल पर जितने जीव हैं सबको एकमात्र है संचालन कर रहा है सूर्य। अगर सूर्य महोदय चले गए यानी आपके इस धरा पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो प्राथमिक रूप से ऊर्जा का स्रोत कौन हो जाएगा, सूर्य। याद रहेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 257, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। सर्वाधिक स्टेबल इकोसिस्टम, मरुस्थल, पर्वत, महासागर और वन। इसका आंसर भी आपको पहचान में आ चुका होगा क्योंकि ये क्लास में एक्सप्लेन किया जा चुका है। ओशियन सबसे अधिक स्टेबल इकोसिस्टम है, यानी मरुस्थल में चेंज आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, पर्वत वाले इकोसिस्टम में, वन इकोसिस्टम में भी चेंज लाया जा सकता है। कंपैरिजन टू ओशियन जल्दी से ला सकते हैं। ओशियन में अगर आपको चेंज लाना होगा ना तो बहुत अधिक एनर्जी और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे अधिक स्थायी कौन है, बी, कंपैरिजन अन्य ऑप्शन से। अगला प्रश्न 258, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। बायोस्फीयर जो है जीवमंडल में, या इकोलॉजी जो है या इकोसिस्टम जो चलते हैं उसमें बैलेंस बनाए रख सकता है, किसके द्वारा। ये आपके विकल्प हैं चारों। देखिएगा, वनोन्मूलन यानी क्या हुआ, फॉरेस्ट को काटना है, ये कह रहा है वनमूलन मतलब वनों का विनाश। बी विकल्प, संवर्धित पौधों की नई किस्म और पालतू पशु की नई नस्लें विकसित करना, इससे इकोसिस्टम में बैलेंस होगा। कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग करना। डी ऑप्शन, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो देखें इन चारों विकल्पों में से राइट ऑप्शन आपका कौन सा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में भेज दिया होगा। इसका हम बताते हैं, डी ऑप्शन सही है। जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना, इससे आप जीवमंडल या पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखेंगे। अगर आपने समझ लिया कि इस छोटी सी मक्खी का या मच्छर का या छोटे से पक्षी का या छोटे से पौधे का भी इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप उसको नष्ट नहीं करेंगे। तो एक बड़ा हाथी या एक चींटी, सबका इकोसिस्टम में बैलेंस रहना जरूरी है। अगर आपका एक भी डिस्टर्ब हुआ तो दूसरा जो फूड चेन में एक कड़ी है ना, वो कड़ी टूट जाएगी। मान लीजिए हिरन को हम कहें, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, तो हिरन को हम यहाँ से नष्ट कर दें तो यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि शेर को भोजन के रूप में फिर कमी हो जाएगी, भोजन नहीं मिलेगा तो शेर भी लड़खड़ा जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए जीवों के सापेक्ष संख्या, उसके सूक्ष्म संतुलन को सबका इंपॉर्टेंस समझना होगा, इससे आपका संतुलन बना रहेगा। अगला है 259 प्रश्न,
पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? जैव प्रणाली, जीव भू रासायनिक प्रणाली, भौतिक रासायनिक प्रणाली, जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली। यहाँ पर बायोकेमिकल साइकिल दी गई है बी ऑप्शन में, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिए, पहला विकल्प जैव प्रणाली सही है। पारिस्थितिक प्रणाली एक जैव प्रणाली है, बायोटेकों की एक प्रोसेस है, प्रणाली है। तो इसका नंबर ए सही है 259 का, याद रखिएगा। बाकी आपके ये पारिस्थितिक प्रणालियों के रूप में नहीं जाने जाते हैं। अगला प्रश्न 260, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? वन डायरेक्शनल फ्लो को दर्शाता है। प्रकाश, जल, ऊर्जा, जैव मात्रा, बायोमास। राइट ऑप्शन आपको हमने पिरामिड वाले टॉपिक में बताया जा चुका है, इसलिए आप पहचान चुके होंगे, बी विकल्प है। एनर्जी पिरामिड में आपने देखा होगा ऊर्जा कैसे चलती है, एक दिशीय। जो हमने पिरामिड बनाया था ना, तो एक दिशीय वन डायरेक्शनल होता है, इसलिए ये पिरामिड हमेशा एनर्जी का कैसा बनता है? सीधा, यानी उत्पादकों से एनर्जी उपभोक्ताओं की ओर क्रमशः चली जाती है। तो ऊर्जा एक दिशीय हमेशा फ्लो करती है या प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न 261, ओजोन परत क्या एब्जॉर्ब या अवशोषित करती है? इंफ्रारेड किरणें, एक्स किरणें, वाई किरणें या परावैंगनी किरणें। राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे। समताप मंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है O3 इसका संकेत होता है। परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को यह अवशोषित करके धरती के मानवों की रक्षा करती है। अगला प्रश्न 262, वायु की आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी किस पर निर्भर करती है? तापमान, स्थान, मौसम, उपरोक्त सभी। ध्यान से, चारों विकल्प आसान लग रहे होंगे, लेकिन देखिएगा आंसर क्या है, डी ऑप्शन। वायु की आर्द्रता टेम्परेचर पर, स्थान प्लेस पर और वेदर सब पर निर्भर करती है। अगर हम कहें मौसम सर्दियों वाला है तो ह्यूमिडिटी अलग, तापमान हम कहें गर्मियों वाला है तो हम ह्यूमिडिटी अलग, और हम स्थान कहें, एक आपका स्थान है हमारे घर का, एक स्थान है तालाब के किनारे का, तो स्थान, तापमान और मौसम के आधार पर ह्यूमिडिटी निर्भर करती है। अगला प्रश्न 263 देखिएगा, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? यहाँ पर इस प्रश्न को हम कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न बनाए दे रहे हैं। वायु यानी एयर जो है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज भी बताइए, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट गैसों के परसेंटेज भी बता दीजिएगा। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन का। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और CO2 इनका परसेंटेज हमें कमेंट बॉक्स में आप प्रदान करेंगे। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से हम इस प्रश्न का आंसर उम्मीद करेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान करें, और अनुभव वीडियो कैसा है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए या नहीं, ये भी हमें बता दिया करिए, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही हम अपने मनोबल को मोटिवेट करते हैं और इंक्रीज होता है मनोबल, जिससे हम अगले वीडियो में और मेहनत करते हैं क्वेश्चन छांटने में जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हों। अगला प्रश्न 264, साइक्लोन जो चक्रवात है कब होता है या चक्रवात कब आता है? ए ऑप्शन, जब चारों ओर निम्न दाब यानी लो प्रेशर हो, जब केंद्र में हाई प्रेशर उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब यानी लो प्रेशर होता है, जब केंद्र में लो प्रेशर और चारों ओर हाई प्रेशर होता है, जब केंद्र में दाब और चारों ओर का दाब इक्वली होता है। चारों ऑप्शन देख लिए हैं आपने। राइट ऑप्शन पहचानने से पहले इसको समझिए। साइक्लोन क्या होता है? चक्करदार हवाएं। साइक्लोन क्या होता है? चक्करदार हवाएं, यानी साइक्लोन ऐसे 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 ये चक्करदार हवाएं बहुत बड़े फ्लो होती हैं प्रवाह में, और जिस क्षेत्रों में जाता है ना वहाँ पर विनाश करता है चक्रवात साइक्लोन। तो ये अभी एक मोचा आया था ना, हमने वीडियो भी बनाया हुआ था, पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। अभी हाल ही में आया था जो इफेक्टेड है, बे ऑफ बंगाल में प्रभावित किया था उस तटीय कंट्रीज़ को, तो इसको देख लीजिए। इसका आंसर 264 का राइट ऑप्शन देखिए, सी विकल्प। जब केंद्र में, सेंटर में लो प्रेशर हो और उसके अराउंड में हाई प्रेशर होता है तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना प्रारंभ हो जाती हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर, और यहाँ आसपास क्या होगा? हाई प्रेशर। यहाँ से हवाएं उच्च दाब से कहाँ की ओर भागती हैं? निम्न दाब की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 265, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? यानी ओजोन डिप्लीट होती है, किससे ब्रेक होती है या टूटती है? तो किस कारण से? ज्वालामुखी उद्भेदन, वॉल्केनो इरप्शन या विमानन ईंधन से, रेडियोधर्मी किरणों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार आया है ये प्रश्न एग्जाम्स में, इसलिए इसका आंसर याद रखिए, डी विकल्प सही है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इंपॉर्टेंट गैस है और यही आपका जाके डिप्लीट करती है ओजोन को। क्लोरोफ्लोरोन की जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये
ठंडे होकर के ऊपर समताप मंडल में ओजोन को डिप्लीट करने का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर डी ऑप्शन। तो इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं जो आपके वीडियो में कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर आप सभी ने प्रदान किया है। देख पा रहे होंगे कमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमने पूछा था आपसे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप डिटेल बताइए, तो शिवानी गुप्ता जी का कमेंट आपको दिख रहा होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन बताया है तिब्बत की मानसरोवर लेक झील से, चेमा योंगडोंग ग्लेशियर के पास से तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। और भी डिटेल दी है जो कॉमन है, बाकी स्टूडेंट्स ने भी दी है। देखिएगा जो कॉमन नहीं है उसको हम हाईलाइट करते चल रहे हैं। आर्ट बाई प्रगति जी 2900 किलोमीटर बताती हैं लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितनी बताई है? 2900। इसको ध्यान से देखिएगा, ये डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विपुल उमरे जी का भी कमेंट आपको दिख रहा होगा, इन्होंने उद्गम बताया है, 2900 किलोमीटर लंबाई भी बताई हुई है। और देख पा रहे होंगे ये नाम सभी स्टूडेंट्स ने दिए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में सांपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना। और नीचे जाती है तो गंगा की जो नाम होता है पद्मा, गंगा का नाम क्या होता है बांग्लादेश में? पद्मा। उस शाखा से मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये जब पद्मा से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र तो इसका नाम हो जाता है मेघना। ये देखिए इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी भी विपुल उमरे जी ने लिख करके भेजी हैं। सहायक नदियां सुबनसिरी, तीसा, तोरसा, लोहित, बराक ब्रह्मपुत्र की उप नदियां यानी सहायक नदियां हैं। और विपुल उमरे जी ने देखिएगा, देख पा रहे होंगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो सिटीज़ हैं डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लोकेटेड हैं। विपुल उमरे जी ने कमेंट बहुत अच्छा डिटेल में प्रदान किया हुआ है। देख पा रहे होंगे अनुज उमरे जी का भी कमेंट है और इसमें एक लाइन लिखी है, पद्मा से संगम के बाद जमुना का नाम क्या हो जाता है? मेघना। यानी पद्मा गंगा और जमुना ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? मेघना। ऐसे कुछ जाकर के एक शाखा बनती है, ये नाम होता है मेघना। क्लियर है? ये है जमुना ब्रह्मपुत्र, ये है पद्मा। क्लियर है? और देखिएगा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, तो ये डिटेल आप सभी ने प्रदान की हुई है। और देख पा रहे होंगे पूजा व्यास जी का कमेंट आपके स्क्रीन पर है, ये 290 लिख दिया है, इनसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 2900 लिखना चाह रही होंगी, 290 लिख गया है। 2900 किलोमीटर लंबी है, एशिया की सबसे लंबी नदी बताई है इन्होंने। 252 गहरी है, 252 मीटर गहरी है ये नदी, यानी डीपेस्ट है। और देखें तो भारत में इसकी लंबाई 916, तिब्बत में 1625, बांग्लादेश में 360, तो लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और डिटेल आपकी कॉमन है सभी स्टूडेंट्स की। तो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आप सभी के प्रदान हुए हैं हमें। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का शुक्रिया। आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर प्रदान करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने मित्रों प्यारे विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।